तो देखो लास्ट टाइम जो हमने किया था वो एफसीए के 3 आर्टिकल पढ़े थे। एफसीए के अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैसे एफसीए के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक ही टाइप के हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन आप कंप्लीट करके देखोगे तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। बस बाकी क्वेश्चन में छोटे मोटे पार्ट में चेंज होगा, स्टेटमेंट में एक आधी लाइन डिफरेंट दे देगा, इतना ही होगा, बस ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आप अपने नोट से पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफसीए एट ए डिस्टेंस ए with velocity from infinity under the action of central acceleration म्यू बाई, मतलब एक तो सेंट्रल फोर्स दे दिया, कैपिटल एफ गिवन है, वो कैपिटल एफ ये मेंशन कर दिया, दिस इज कैपिटल एफ। फिर क्या कहा, प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफ से, जैसे ये आपने इलिप्टिकल ऑर्बिट बना दिया, उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये सेंटर ऑफ फोर्स ले लो और ये क्या कंसिडर कर लिया आपने एफ से, इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है ए। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफ से, हाँ पाथ इलिप्टिकल हो जरूरी नहीं है, पाथ तो आपको निकालना है एक्चुअल में, देखें तो मैंने वैसे बना दिया। तो इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है और इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उसके बारे में क्या कहा, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का क्या मतलब है, मीन्स आप इस पार्टिकल को इन्फाइनेटली मैंने डिस्टेंस पे ले जाओ और जो सेंट्रल एक्सेलेरेशन इधर एफ लगा हुआ था, कैपिटल एफ एक टाइप का फोर्स ही है, सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल एक्सेलेरेशन या फोर्स पर यूनिट मास। तो उस पार्टिकल को इनफाइनेटली मैंने डिस्टेंस पे ले जाओ और उसके ऊपर इतना फोर्स लगा दो अट्रैक्शन का इसकी तरफ, तो वो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्शन। मतलब देखो इन क्वेश्चंस में ये कईयों में देगा ये बात है क्या, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफ से का मतलब इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है, डिस्टेंस कितनी है ए, विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। क्या लिखा, वेलोसिटी फ्रॉम है इन्फिनिटी। इसका क्या अर्थ है कि आप उस पार्टिकल को इन्फाइनेटली मैनी डिस्टेंस पे ले जाओ और उसके ऊपर इतना फोर्स लगा दो कैपिटल एफ, तो वो इधर मूव करना शुरू कर देगा। तो इन्फिनिटी से लेके यहां तक पहुंचने में जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो, और उसको निकालने का फॉर्मूला ये होगा, ये एक वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, वी स्क्वायर इक्वल टू -2 टाइम्स इंटीग्रेशन एफ डी आर। जब फोर्स गिवन हो तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से लेके ए तक। जैसे आर की वैल्यू देखोगे तो यहाँ तो आर कितना इन्फिनिटी, तो समझने के लिए बना दिया, इन्फिनिटी को प्रैक्टिकली तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, है ना। तो आर की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ जब आओगे तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के। ये फॉर्मूला समझ आ गया। तो जब भी किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला ये है, वी स्क्वायर इक्वल टू -2 टाइम्स इंटीग्रेशन एफ डी आर और लिमिट इन्फिनिटी से तक। एफ की जो वैल्यू वो यहाँ पुट कर देना, फिर इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे किया, ये वी स्क्वायर -2 इंटीग्रेशन एफ डी आर, एफ की जगह वैल्यू दे रखी तो पुट कर दिया, इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स पुट करी, तो ये आ गया आपकी वेलोसिटी वी स्क्वायर। और इसका स्क्वायर रूट ले दोगे तो वी आ जाएगा आपका, तो वी की वैल्यू ये बन के आ जाएगी रूट ऑफ दिस। ये वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी वाली बात समझ आ गई, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो वेलोसिटी है ना, इससे वो निकल जाएगी आपकी। उसके बाद इन क्वेश्चंस में जो काम करना है वो ये है, वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालने का काम समझ आ गया ना सभी को। दूसरा, सभी क्वेश्चंस में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लेके चलोगे आप। क्या होती थी वो, एच स्क्वायर इंटू d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस में u, एच स्क्वायर इंटू d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल टू एफ बाई यू स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट होती थी पोलर फॉर्म में, आर्टिकल का प्रूफ करते समय मैंने आपको बताया था। तो एफसे के सभी क्वेश्चंस में वो काम करने वाले हैं जो इस क्वेश्चन में करेंगे। इसको 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर दो। किससे मल्टीप्लाई करो, 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट, तो क्या बन जाएगा, ये एच स्क्वायर तो आ गया, 2du बाई डी थीटा इंटू में d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस 2 टाइम्स u du बाई डी थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट हैंड साइड में f बाई यू स्क्वायर 2 इंटू du बाई डी थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये काम हम कर लिया जाएगा। अब ये तो फंक्शन है, साथ में क्या उसका डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर 1 बढ़ा देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा एच स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 2 से कट जाएगा।
यहाँ ये इससे कैंसिल होगा, यू का इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बाई 2, तो क्या वैल्यू बन जाएगी यू स्क्वायर इक्वल टू दिस। राइट हैंड साइड में जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कैपिटल एफ की वैल्यू पुट कर देना और इंटीग्रेशन यू के कर लोगे ना, तो ये सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ। जैसे ये आया हुआ इस क्वेश्चन में एच स्क्वायर आ गया, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ जाएगी। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट उसे क्या बोल दिया सी। और ये एक्चुअल में जो आया हुआ है ना, ये किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, वी स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्या वैल्यू आई वो वैल्यू भी आप लिखवा दो, 2 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू यू की पावर 2 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1 + 2 प्लस सम कांस्टेंट सी, ये आ गई है। अब 2 तो इससे से कॉमन आ जाएगा, तो ये n+1, 2 इससे कट भी जाएगा, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये काम समझ आ गया। ये सभी क्वेश्चन में करना है क्या बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलेंगे सेंट्रल ऑर्बिट की, 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी हमेशा। ये चेंज होता रहेगा क्योंकि ये तो एफ की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इंटीग्रेशन कुछ अलग अलग बन के आएगा प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। अब इसके बाद एफसे की कंडीशन यूज करेंगे। एफसे के ऊपर बताओ क्या क्या है। एक तो डी यू बाई डी थीटा तो किसके बराबर होता है, 0 के, क्योंकि रेडियस वेक्टर या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम। रेडियस वेक्टर का मतलब आर, आर किसकी टर्म में लिखा गया, यू की टर्म में, तो जब यू के मैक्सिमम या मिनिमम में लेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0। तो डी यू बाई डी थीटा तो 0 बनेगा। यू किसके बराबर है, 1/r, आर ए के इक्वल है, तो यू की जगह 1/a। तो एफ से के लिए डी यू बाई डी थीटा को 0 ले लेंगे, यू की जगह क्या लेंगे, 1/a। और वेलोसिटी भी आपने कैलकुलेट कर ही ली थी, उसका स्क्वायर आ जाएगी। वी का स्क्वायर किसके इक्वल आया है, म्यू डिवाइडेड बाई म्यू बाई n+1 इंटू में a की पावर 2 1 + 2। वी स्क्वायर की वैल्यू तो है म्यू बाई n+1 इंटू a की पावर 2 1 + 2। डी यू बाई डी थीटा 0 के इक्वल है, यू किसके इक्वल है, 1/a। तो यहाँ वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, म्यू डिवाइडेड बाई n+1 इंटू a की पावर 2 1 + 2 इक्वल टू एच स्क्वायर। डी यू बाई डी थीटा 0, यू की जगह a, तो एच स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू यू की जगह 1/a। तो डिवीजन में n+1 आया हुआ है, 1/a रखोगे तो a की पावर 2 1 + 2 और प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। इसको और इसको जब इक्वेट करवाएंगे तो यहाँ से c की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0। c इक्वल टू 0 बन गया। और इन दोनों को जब बराबर रखेंगे तो यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू बन के आएगी। एच स्क्वायर बोलिए किसकी इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर उधर जाएगा तो म्यू बाई n+1 और a की पावर 2 1। ये देखो इस पेज पे जो ये काम किया ये सभी क्वेश्चंस का कॉमन है। हाँ बस ये हो सकता है वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालनी है तो इसका ये फॉर्मूला है, कईयों में वेलोसिटी डायरेक्ट दे देगा तो वो ले लेंगे। फिर ये लेके चलेंगे 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। उधर कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को निकालने के लिए एट एफ से की कंडीशन यूज करेंगे। एफ से के ऊपर डी यू बाई डी थीटा तो किसके इक्वल है, 0 के, और u किसके बराबर है, 1/a के। एफ से पे डी यू बाई डी थीटा तो 0 है, u a 1/a की इक्वल है। और वी स्क्वायर किसके इक्वल आपका, म्यू बाई n+1 इंटू a की पावर है 2 1 + 2। ये वैल्यूज वगैरह आप यहाँ पर पुट कर दो। तो इसको जब इससे इक्वेट करवाएंगे तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी और इसको इसके बराबर रख देंगे तो एच स्क्वायर आएगा। तो एच स्क्वायर और c की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी आपकी। क्लियर है। और ये h और c ले जाके दोबारा उसमें पुट करो ओरिजिनल इक्वेशन में। तो देखो एच स्क्वायर को और c को जब हम पुट कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगी आपकी। इक्वेशन नंबर जो 2 आई हुई है, दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते, नोट्स में आपके है, ये आ जाएगी पुट करके। उसके बाद ये डी यू बाई डी थीटा में एक्चुअल में पाथ की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो पाथ की इक्वेशन का मतलब है जैसे डी यू बाई डी थीटा आ जाएगा तो यू थीटा में भी निकाल सकते हो, फिर u की जगह 1/r रख देना, या पहले आप u को r में बदल लो तो u की जगह क्या वैल्यू 1/r। तो इससे आप dr बाई डी थीटा निकाल लेना। dr बाई डी थीटा निकाल के फिर वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेट करेंगे, dr एक तरफ डी थीटा दूसरी तरफ, इंटीग्रेशन करोगे तो r और थीटा में रिलेशन आ जाएगी। ठीक है ना। ये कोई भी फंक्शन आएंगे क्योंकि यहाँ कुछ dr के साथ होगा, यहाँ थीटा के साथ में होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में डी यू बाई डी थीटा आया हुआ है, u की जगह 1/r, डी यू बाई डी थीटा निकाले पुट कर दिए इसमें तो dr बाई डी थीटा आ जाएगा। ये देखो ऊपर ये dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बन के आया हुआ है और dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर आ गया। फिर dr बाई डी थीटा निकालो स्क्वायर रूट लेके, फिर वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेट कर दो, फिर r की पावर n को आपने t पुट कर दिया तो डेरिवेटिव वगैरह कर दिया पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पाथ। ये तो तब है जब नेगेटिव साइन, और जब पॉजिटिव साइन लोगे तो ये बन के आ जाएगा। तो ये दोनों ही पाथ की इक्वेशन आपकी कौन सी भी यूज कर सकते हो। r की पावर n इक्वल टू a की पावर n कोसेन थीटा भी ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है ये भी वही है, सेम ही आया हुआ है।
क्वेश्चन समझ आ गया? बताओ क्या क्या स्टेप होंगे। एप्से के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें वेलोसिटी एट एप्से देगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो एप्से पॉइंट होगा। वहाँ वेलोसिटी डायरेक्ट भी गिवन मिल सकती है या कहेगा वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी। वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो इस क्वेश्चन में यूज कर रखा है। उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलोगे सेंट्रल ऑर्बिट की, 2du/d से मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेट करना, उससे कांस्टेंट आएगा और एक h आएगा। फिर एप्से की कंडीशन यूज करना, एप्से के ऊपर u1/a du/d 0, क्योंकि रेडियस वेक्टर मिनिमम या मैक्सिमम, और मिनिमम मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आना चाहिए 0, और v स्क्वायर की ये वैल्यू, ये सब पुट कर दोगे तो c और h आ जाएंगे। उनको बैक सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये du/d में आ जाएगी। फिर u की जगह 1/r पुट कर देंगे तो dr/d आ जाएगा, और dr/d आने के बाद क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेट, तो उससे r की वैल्यू आ जाएगी r की पावर n इक्वल टू a की पावर n कोसन थीटा, और ऐसे नीचे से आ जाएंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो, देखो ये इजी है, और जो क्वेश्चन डू योर सेल्फ लिखे हुए हैं ना वो आपकी बुक में या तो एग्जाम्पल मिलेंगे, सोल्ड एग्जाम्पल, और कुछ उनमें से आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं। ये जो पेजेज इनके बाद कुछ लास्ट में 4-5 पेज उनमें उनके सॉल्यूशन है, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो वहाँ से देख सकते हो। वैसे आएगी नहीं, आप 10 क्वेश्चन भी ईमानदारी से करोगे ना तो सभी समझ आ जाएंगे। अप्रोच समझ आ गई क्या क्या है, बताना स्टेप बताओ क्या क्या है। पहले तो क्या निकालोगे, वेलोसिटी देखोगे एप्से पे, वो गिवन है तो ठीक है, नहीं वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का फॉर्मूला या जो भी देगा उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल लेना। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चलना सेंट्रल ऑर्बिट की पोलर फॉर्म में, 2du/d से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर देना। उसमें लेफ्ट में वेलोसिटी बनेगी, एक कांस्टेंट h आएगा, एक c चलेगा। एप्से की कंडीशन यूज करके c और h निकालोगे, c और h को वापस पुट करोगे तो du/d आएगा, उसकी बजाय dr/d निकाल लोगे, फिर वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एप्से एट ए डिस्टेंस ए विद वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी अंडर द एक्शन ऑफ दिस। बस अब की बार फोर्स बदला, बाकी सारा वही काम है। F दे दिया म्यू इंटू r की पावर -7। इससे नीचे वाले में कहो तो ये सेंट्रल एक्सेलेरेशन या फोर्स गिवन है एप्से, और वेलोसिटी गिवन ही है। अब की बार वेलोसिटी दे दी, कितनी वेलोसिटी है, 2a√μ, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू सेंट्रल एक्सेलेरेशन प्रोजेक्टेड एट एन एप्से एट ए डिस्टेंस है। वही सेंट्रल एक्सेलेरेशन दे दी, एप्से से प्रोजेक्ट किया गया है, डिस्टेंस उस एप्से पॉइंट की a है फिक्स से, वेलोसिटी है √μ/a, वेलोसिटी भी दे दी, तो ठीक आसानी है। लेकिन पूछा क्या, सब्सिक्वेंट टाइम पूछ रहा है, r और t में रिलेशन पूछी है, तो एक्चुअल में तो जब आप सॉल्यूशन निकालोगे ना तो dr/d आएगा। क्या आएगा, dr/d, लेकिन आपका आंसर r और थीटा में नहीं है, आंसर क्या है, r की वैल्यू t की टर्म में, तो हम इसमें चेन रूल लगा देंगे, dr/d के बजाय dr/dt dt/d, इसको h वगैरह के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो आपका dr/dt आ जाएगा, और फिर वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेट करेंगे। मैंने जस्ट आपको अप्रोच बताई, अभी क्वेश्चन पूरा करते हैं फिर समझ आ जाएगा। देखिए मतलब चेंज क्या, ये आपको पता लग गया होगा। क्या लिखा, कैपिटल F ये फोर्स दे रखा है, ठीक है, यू में बदल दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लेके चल पड़े सेंट्रल ऑर्बिट की, है ना, इसमें वैल्यू पुट कर देगा। फिर वही 2du/d, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालनी थी, अब निकालने की जरूरत नहीं है वेलोसिटी, क्योंकि गिवन ही है ना, गिवन है तो उसे क्या निकालेंगे। फिर 2du/d से मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगी जो सभी क्वेश्चन में आनी है। एप्से के ऊपर u की वैल्यू 1/a du/d 0 है, और v की जगह √μ/a सारे पुट करो तो h² और c आ जाएंगे। यहाँ से किसकी वैल्यूज आ गई, h² और c की, ये h² और c इसमें पुट कर दिया आपने, ये बन के आ गया। तो यहाँ से du/d में इक्वेशन आ जाएगी, ये आ गई। du/d के बजाय u की जगह 1/r लेके dr/d बना लिया। अब इसके बाद का जो काम है ना, थोड़ा सा देखो, वो मैं कॉपी पे कर लेता हूँ, 1 मिनट, 1-2 लाइनें लिखता हूँ आपके लिए। ये इक्वेशन ये बन के आई हुई है, μ/r की पावर 4 इंटू dr/d का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a कॉमन ले दिया तो अंदर बन गया f - r, 2f कॉमन लेंगे तो अंदर a - r आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2f है ये भी 2f है, तो a - r, चलो जो भी आया राइट, 2f इंटू a - r है, जो दोबारा लिख देता हूँ, μ/r की पावर 4 इंटू dr/d का होल स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू a - r। देखिए बाकी
रिक्वायरमेंट क्या है, अगर पाथ की इक्वेशन निकालनी होती तो यहीं से ये इस तरफ बाकी राइट में ले जाके स्क्वायर रूट लेके वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेट कर देते, लेकिन वो नहीं चाहिए। क्या चाहिए, आर और टी में रिलेशन। तो इसे पहले आर और टी में बनाना पड़ेगा। म्यू बाई आर की पावर 4 डी आर बाई डी टी और डी टी बाई डी थीटा और पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू ए माइनस आर। समझ आ गई नहीं लाइनें सभी को। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें तो म्यू बाई आर की पावर 4 ये डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर बना दिया और वो टर्म आ जाएगी डी टी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू में ए माइनस आर। ये आ जाएगा 2f इंटू ए माइनस आर। अब देखो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये कॉन्स्टेंट था h। आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को क्या बोलते थे, h। तो यहां से डी थीटा बाई डी टी किसकी इक्वल आ जाएगा, h बाई आर स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। और h की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ चुकी है, देख लो h स्क्वायर इक्वल टू म्यू है तो h की वैल्यू रूट म्यू है, तो h की जगह पुट करो तो रूट म्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से अगर डी टी बाई डी थीटा निकाल लो तो वो क्या बनेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट म्यू। क्लियर है, ये इसमें रिप्लेस कर देना तो म्यू बाई आर की पावर 4 ये टर्म आ गया आपकी डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर और डी टी बाई डी थीटा की जगह ये इसका स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4 रूट म्यू का स्क्वायर म्यू बन जाएगा। राइट में 2f इंटू में ए माइनस आर, ए बनेगा। ये r4 इससे कटेगा, म्यू इससे जाता रहेगा तो ये डी आर बाई डी टी का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 2f इंटू ए माइनस आर। अब फिर आप आगे काम कर लोगे, फिर स्क्वायर रूट लेना है और वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगी किसमें, आर और टी में आ जाएगी जो उसने दे रखी है। समझ आ गया, जो बीच में काम किया वो क्या है, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन कर लेना। 5वां 6वां क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, अपने आप हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन को देखिए, ए पार्टिकल सब्जेक्ट टू ए सेंट्रल फोर्स पर यूनिट ऑफ मास इक्वल टू दिस। तो फोर्स दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस ए, आर ए के इक्वल है, विद वेलोसिटी रूट म्यू, वेलोसिटी भी दे दी भाई, वेलोसिटी भी दे दी दैट इज रूट म्यू है, जो आर है वो ए के इक्वल है। लेकिन जैसे बाकी क्वेश्चन में कहता था ना प्रोजेक्टेड फ्रॉम एफ से, यहां एफ से का वैसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अगली लाइन क्या है, एक ऐसी इन ए डायरेक्शन एट राइट एंगल टू इनिशियल डिस्टेंस, एक ऐसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है जो इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर, इनिशियल लाइन मतलब रेडियस वेक्टर, और रेडियस वेक्टर और टेंजेंट परपेंडिकुलर हो ना, वो एफ से पॉइंट ही होता है। पहला आपने ये आर्टिकल में प्रूव किया था कि एफ से के ऊपर रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एफ से का फर्स्ट आर्टिकल था, ठीक है ना। तो यहां से इस लाइन से आपको ये कंक्लूजन निकल रहा है कि वो पॉइंट एफ से पॉइंट है, बस अब बाकी काम हो जाएगा आपका, और तो कुछ अलग है ही नहीं। स्टेटमेंट समझ आ गई। जैसे क्वेश्चन में पढ़े तो हमें पता नहीं लग रहा अभी एफ से का क्वेश्चन है कि नहीं, वो लाइन यहां से पता लगेगी। राइट एंगल टू इनिशियल डिस्टेंस, जो रेडियस वेक्टर है ना वो टेंजेंट, क्योंकि वेलोसिटी या प्रोजेक्शन तो टेंजेंट के अलोंग होगी, और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो वो पॉइंट क्या होता है, एफ से पॉइंट होता है। ये आपने कहा था कि एट एफ से रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, आर्टिकल नंबर फर्स्ट। बस बाकी सारा काम वही है। फिर तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट करे, कैलकुलेशन वगैरह करते रहेंगे आगे, ठीक है। हाँ, लास्ट में चल के जब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन यही वही वेरिएबल सेपरेट और इंटीग्रेशन वगैरह कर देना, सब्स्टिट्यूशन कर दी जरूरत के अनुसार। फिर जैसे कोस 2 थीटा आ गया, आंसर गिवन था तो उसको मैच करवाने के लिए आइडेंटिटी यूज कर दो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रेज कर लेना। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को। ए पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब, जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है वो दे दी म्यू बाई डिस्टेंस का क्यूब, दैट इज म्यू बाई आर क्यूब। सेंट्रल एक्सेलरेशन ये होगी। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एफ से एट ए डिस्टेंस, एफ से प्रोजेक्ट किया गया है और उस प्रोजेक्शन के ऊपर वेलोसिटी है वो कैपिटल वी है, ठीक है। पार्टिकल एफ से प्रोजेक्ट किया गया है, फोर्स है वो दे दिया है, और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी बता दी, कितनी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, कैपिटल वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया एफ से के ऊपर। सो दैट पाथ इज दिस, पाथ या तो ये होगा या ये होगा, और किस बात पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग इज वी इज लेस देन और ग्रेटर देन वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, मीन्स वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी का जिक्र कर दिया। हालांकि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जो एफ से पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी तो हम कैपिटल वी ही लेंगे कैलकुलेशन करते इसमें, लेकिन दो डिफरेंट आंसर की फॉर्म किस वजह से आएंगी कि कैपिटल वी जो है ये वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी से कम है या ज़्यादा है,
तो कुल मिला के आपको वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकालनी पड़ेगी, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी को वी डैश बोल दिया, ध्यान देना बाकी क्वेश्चन में उसे वी बोल देते हैं, वी डैश कहेंगे क्योंकि वी तो कुछ और गिवन है, एक्चुअल वेलोसिटी है। और वी डैश अगर वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी है तो वी डैश का स्क्वायर कैसे निकलता है बताओ, -2 टाइम्स इंटीग्रेशन एफ डी आर, और इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, ए तक, ये निकाल रखा है भैया, कर लेना आप, वैल्यू पुट कर दोगे तो वी डैश की वैल्यू आ जाएगी, वी डैश बन गया रूट म्यू बाई ए स्क्वायर, क्या बना वी डैश, रूट म्यू बाई ए स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन में क्या यूज करेगा वो बाद में देखते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की 2 du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करें, एप्से की कंडीशन यूज कर दी, यहाँ पहुंच जाओगे आप सीधा, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी आपको, ये मैं लिख भी देता हूँ इसके ऊपर, ये आ जाएगी आपकी du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा तो अभी ऊपर लिखेंगे, ये वाला ही लिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस का म्यू अपॉन A4 इंटू वी स्क्वायर, A4 इंटू वी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। देखो ये लिखी मैंने। अब इसमें काम कर लेते, ए स्क्वायर बाहर ले लेता है ये, तो डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस म्यू, वो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो इधर A4 है तो कट के ए स्क्वायर और वी स्क्वायर रह जाएगा, और ये बन जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। अब दो केस बनाने हैं वो ध्यान से देखना। पहला केस ये है, जब वेलोसिटी v जो है ना वो v डैश से कम है, पहला केस ये बना रहा है, v जब v डैश से क्या है, कम। अब देखना v जब v डैश से कम है तो v स्क्वायर है वो v डैश स्क्वायर से कम होगा, और v डैश स्क्वायर अभी आप ऊपर देखोगे तो v डैश था रूट म्यू बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया म्यू बाई ए स्क्वायर, इससे कम मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर विल बी लेस देन किससे हो गया, म्यू से। इस केस में ये वैल्यू आ गई है, ए स्क्वायर वी स्क्वायर अगर म्यू से कम है, ये वैल्यू इससे कम है, तो जब आप स्क्वायर रूट हटाओगे ना डी यू बाई डी थीटा निकालने के लिए तो आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट नेगेटिव क्वांटिटी का लोगे तो आयटा आ जाएगा, और आयटा तो आपको लेना नहीं आंसर में, पाथ में आयटा आ जाए तो इसका मतलब इमेजिनरी मीन्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा पाथ मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए बस इसी को देखते हुए एक चेंज करते हैं, ये वैल्यू इससे क्योंकि छोटी इस पर्टिकुलर केस में, तो इसे पहले मैं डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करते हैं देखो, म्यू माइनस ए स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वी स्क्वायर, और अंदर भी यू स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, दोनों को बदल दिया, इसमें भी नेगेटिव इसमें भी नेगेटिव, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। अब ये वैल्यू इससे कम है तब स्क्वायर रूट लेने में कोई दिक्कत नहीं, तो अगले स्टेप इसका स्क्वायर रूट ले देना, ये रूट आ जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएंगे, ये रूट ले दिए, बस ये फिर वही वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेट कर देना, पहला आंसर आ जाएगा। क्या चेंज किया समझ आ गया भाई, ये वैल्यू ये थोड़ी कैलकुलेशन करना, ये इससे कम है, ये इससे कम है तो उसके रूट लेके नेगेटिव आएगी, रूट में अगर नेगेटिव हो तो आइटम में आएगा, इसलिए इसे इंटरचेंज कर दे, ये बदल दो ये बदल दे, फिर इसके रूट लेके कर लेना, ठीक है, बाकी हो जाएगा। आप पढ़ोगे तो देखो ये किया उसने, वी स्क्वायर इससे कम ये इससे कम, तो ये चेंज कर दिए, फिर तो उसके रूट और वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेट, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, यही बना लो दूसरा केस ही, आप केस 2 लिखते हैं, v ग्रेटर देन किससे, v डैश से, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन v डैश स्क्वायर से, तो v स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन म्यू बाई ए स्क्वायर, तो उस केस में ए स्क्वायर वी स्क्वायर ग्रेटर देन किससे है, म्यू से। और देखो ए स्क्वायर वी स्क्वायर अगर म्यू से बड़ा है, देख रहे हो ना, ए स्क्वायर वी स्क्वायर म्यू से बड़ा है, तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर घटा म्यू, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एज सच स्क्वायर रूट ले देना इसका। पहले केस में तो आपने इंटरचेंज कर रहे हो, दोनों में से नेगेटिव बाहर लिया, दूसरे केस में एच से इसका स्क्वायर रूट ले और फिर वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना। वो आंसर तो उसने दे रखा है, वही लिखना है, फिर लास्ट में चेंज हुआ है वो इसकी वजह से हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो, देखो 9 में क्या है, ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स, क्या कहा है, पार्टिकल जिसके अंडर मूव कर रहा है वो फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट फोर्स है तो उसे म्यू ले लो या सी ले लो, आपकी मर्जी, म्यू कह देंगे हम नॉर्मली। फ्रॉम ए सेंटर इज प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किया गया है, फ्रॉम द सेंटर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, एक ऐसी डायरेक्शन में जो रेडियस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब एफ से प्रोजेक्ट किया गया है, भी ऐसी डायरेक्शन हो जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो एफ से पॉइंट है, बस सीधी सी बात है, तो एफ से प्रोजेक्ट किया गया है, उस एफ से की डिस्टेंस ए है, लेकिन जो वेलोसिटी है ना वो वेलोसिटी भी एक
अच्छे तरीके से बता रखी है, विद वेलोसिटी एक्वायर्ड इन फॉलिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम सेंटर। मतलब सेंटर से उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक पहुंचने में जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा ना, उस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन की जो बेसिक बात है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऐसे समझिए। एक तो यूं कहा ना भी एक ऐसी डायरेक्शन, एक ऐसे पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है जहां पर डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो इसका अर्थ ये है कि एफ से पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया, एफ से। तो इसका डायग्राम थोड़ा सा यूं बना लेते हैं हम समझने के लिए। ये एफ से पॉइंट ले लिया जहां से उसने प्रोजेक्ट किया है, ए मान लो भी पी कह दो, और ये आपने ले लिया वो सेंटर ऑफ फोर्स एस। यहां से इसकी जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस तो ए है, ए डिस्टेंस है जहां से प्रोजेक्ट किया गया है। अब क्या कह रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v है वो क्या लेंगे। बाकी क्वेश्चन में तो या तो वेलोसिटी सीधी देता था या कहता था वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, लेकिन अब क्या कहा, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम सेंटर। जैसे ये एक्सेलरेशन आपने म्यू ले ली है, क्या ले लिया, एक्सेलरेशन है म्यू। तो पार्टिकल को यहां से फ्रीली ड्रॉप कर दो, तो यहां से यहां तक पहुंचने में जो वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2fs। ये होता था स्ट्रेट लाइन मोशन में, वी होती थी फाइनल वेलोसिटी, वो तो वेलोसिटी एट ए बनेगी। यू इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेंगे हम, 0, क्योंकि फ्रीली ड्रॉप किया गया है, सेंटर ये है ही। और एफ होगी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितनी आपकी म्यू, और एस होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है ए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू ये है, या वी की वैल्यू √2 म्यू है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन समझ आ गई क्या, फिर सुन लो, देखो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, ये देखना, विद वेलोसिटी एक्वायर्ड इन फॉलिंग टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम सेंटर, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम सेंटर। तो ये तो सेंटर है, तो इस सेंटर से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तक फ्रीली फॉल करने में जितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा वो उस वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट किया गया है वो, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन v है। तो आपको सेंट्रल वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सभी क्वेश्चंस एप्से के करने के लिए फोर्स चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी पता लग गई है, फोर्स क्या है बताना। फोर्स को म्यू मत लेना, माइनस म्यू लेना। क्यों, क्योंकि म्यू तो आप इस डायरेक्शन में मान चुके हो, वो तो कह रखा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसलिए लेके तो म्यू ही चलेंगे। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता था, डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होता था। तो सेंटर की तरफ लोगे तो क्या ले लेंगे, माइनस म्यू ले लेंगे। बस ये बात भी ध्यान रखने की है, क्योंकि डाउनवर्ड में आपने म्यू मान लिया, फॉल फ्रीली कर रहा था तो म्यू कह दिया, तो फिर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड सेंटर देखोगे तो क्या ले लिया जाएगा, माइनस। तो एफ की वैल्यू ये ले लो और वी की वैल्यू ये ले लो, और बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह सारा काम रिपीट करेंगे। देखो ये, अच्छा वो पी के बजाय, एफ की बजाय कोई नहीं पी नाम रख रखे हो, तो पी भी कह देते हैं ना फोर्स को। u1/a du/d थीटा 0 वेलोसिटी कंडीशन वगैरह यूज करना, तो आपके कुल मिलाकर के पाथ की इक्वेशन आ जाएगी। ये आएगी पाथ की इक्वेशन, यहां लिख देता हूं मैं इस क्वेश्चन में, a/r का क्यूब इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ 3 θ/2। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ पाथ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसे पढ़िए। सेकंड पार्ट में क्या कहा, आल्सो सो दैट पार्टिकल विल अल्टीमेटली मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कि लास्ट में देखोगे ना, लास्ट चल के तो पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो यहां अल्टीमेटली का मतलब है जब आर किसको टेंड करे, इन्फिनिटी को। अल्टीमेटली के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आर की जगह आप इन्फिनिटी ले लो तो ये 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के कोस स्क्वायर 3 θ/2 0, कोस थीटा 0 तो एंगल क्या होगा, π/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, π/3। और थीटा इक्वल टू π/3 तो ये लाइन ही होगी ना। देखो ये लाइन तो ले लिया आपने एक्स एक्सिस, ये थीटा इक्वल टू π/2 की डायरेक्शन होती है, थीटा इक्वल टू π/3 का मतलब 60 डिग्री का एंगल बढ़ाते हुए, तो ये लाइन ही आ गई, तो उसका पाथ लाइन आ जाएगी। क्लियर है, थीटा इक्वल टू π/3 लाइन की इक्वेशन है ना। जैसे थीटा इक्वल टू π/2 ये होती थी वाई एक्सिस, थीटा इक्वल टू 0 ये डायरेक्शन होती थी, थीटा इक्वल टू पाई को तो ये डायरेक्शन होती थी, थीटा इक्वल टू 3π/2 को तो ये डायरेक्शन होती थी, है ना। तो ये थीटा इक्वल टू π/3 60 डिग्री की ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो पाथ क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। कर पाओगे इसे, एक पार्ट और इसका वो भी पढ़ के देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उसमें चेंजेस वगैरह क्या हैं वो देख लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स विद सेंट्रल एक्सेलरेशन, पार्टिकल और सेंट्रल एक्सेलरेशन से मूव करता है, कितनी है वो, μ/r की पावर 5, एंड प्रोजेक्टेड फ्रॉम एफ से एट ए डिस्टेंस है। भाई सेंट्रल फोर्स दे दिया कैपिटल एफ,
एप्से से प्रोजेक्ट किया गया उसकी डिस्टेंस ए है विद वेलोसिटी इक्वल टू n टाइम्स दैट वुड बी एक्वायर्ड इन फॉलिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब अब इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी लेके चलोगे ना, तो वेलोसिटी अगर v है तो वो स्मॉल v n टाइम्स ऑफ कैपिटल v है, और कैपिटल v वही वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी दैट इज -2 टाइम्स इंटीग्रेशन एफ डी आर, और इन्फिनिटी से लेके ए तक जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से हमने करना स्टार्ट किया था। क्लियर है? स्मॉल v वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ कैपिटल v है, बस ये अंतर है। तो आगे क्या कहा उसने, सो दैट अदर एब्सिडल डिस्टेंस, तो एक एब्सिडल डिस्टेंस तो ए हो ही गई, क्योंकि जिस एप्से से उसने प्रोजेक्ट कर रखा है ये सेंटर ले लिया आपने, और ये एप्से की डिस्टेंस है ए, तो ये डिस्टेंस तो स्मॉल ए है। तो ये एक एब्सिडल डिस्टेंस, एब्सिडल डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ एप्से फ्रॉम फिक्स पॉइंट, तो वो ए है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया वो एप्से पॉइंट है, तो एक एब्सिडल डिस्टेंस तो ए है। तो जैसे अगर मान लो इलिप्टिकली शेप, हालांकि कर्व इलिप्टिकल हो ये जरूरी नहीं है, तो समझने के लिए हम हर बार ऐसा ही बना देते हैं, कैसी भी शेप हो सकती है, पाथ तो कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है जो सेकंड एब्सिडल डिस्टेंस आएगी, जैसे इस केस में ये बनेगी, तो ये सेकंड एब्सिडल डिस्टेंस आपको निकालने की क्या बनेगी, वो भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। एब्सिडल डिस्टेंस का मतलब एप्से की सेंटर से डिस्टेंस, उसे बोलते थे एब्सिडल डिस्टेंस। तो ये पहला एप्से है, इसके सेंटर से डिस्टेंस ए, ये तो गिवन ही है, तो एक एब्सिडल डिस्टेंस तो ए है, तो सेकंड आपको चाहिए वो निकालो। फिर आगे कह रहा है n जब 1 होगा तो ये पाथ सर्कल बनेगा। फिर ये प्रूव करना कि जब n की वैल्यू 1 होगी ना तो इस पार्टिकल के द्वारा फॉलोड पाथ क्या आएगा, एक सर्कल आएगा। क्लियर है? तो देखो अभी इसका सोल्यूशन, पहले तो p लिख दिया उसने, फिर स्मॉल v n इंटू वी के इक्वल है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा स्मॉल, ठीक है, और कैपिटल v वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी निकाल ली, तो ये वैल्यूज वगैरह पुट कर देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ली, 2 डी यू बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया, एप्से की कंडीशन यूज कर दी, डी यू बाई डी थीटा, ये एच और ए की वैल्यूज आ जाएंगे, पुट करके आप यहां पहुंच जाओगे, ये इक्वेशन नजर आई। अब आपको पाथ नहीं निकालना, पाथ निकालना होता तो स्क्वायर रूट लेके वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते, पहले आप पाथ नहीं निकाला, आपको सेकंड एब्सिडल डिस्टेंस निकालनी है। तो एब्सिडल डिस्टेंस का मतलब क्या है, वो आर निकालेंगे जब डी यू बाई डी थीटा 0 हो। देखो एफ से उस पोजीशन को बोलते थे जहां पर रेडियस वेक्टर या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम, और आर की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेंगी तो डी आर बाई डी थीटा क्या बनेगा, 0। तो डी आर बाई डी थीटा 0 है या डी यू बाई डी थीटा 0, दोनों एक ही बात है। तो आप उन आर की वैल्यूज को निकालोगे जहां पर डी यू बाई डी थीटा 0 है। तो इसमें डी यू बाई डी थीटा को 0 ले दिया, 0 लोगे तो ये इक्वेशन अंदर वाली ये बन के आ जाएगी। इसमें यू की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 बाई आर, u की जगह 1 बाई आर पुट करें तो आपकी कुल मिलाकर के ये इक्वेशन बनकर के आ जाएगी। u की जगह जब 1 बाई आर हम पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बनकर के आई हुई समझ आ गई, ये आएगी आपकी, वो r में पुट कर देना, तो n स्क्र माइनस 1 इंटू आर की पावर 4 माइनस ए स्क्र एन स्क्र इंटू आर स्क्र प्लस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। चलो भी लिख देता हूं, ये आर में इक्वेशन आ गई है। और ये आर की वैल्यू कब आई है, जब डी आर बाई डी थीटा या डी यू बाई डी थीटा को आपने 0 लिया, मीन्स आप एप्से के ऊपर काम करते हो, तो आप आर की वैल्यूज देखोगे कौन कौन सी आर की वैल्यूज निकली है, वही एब्सिडल डिस्टेंसेज होंगी। तो ये आर स्क्वायर में कहें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए 4 इक्वल टू 0। किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है समझ आ गई, आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आर की 2 वैल्यूज आएंगी, एक को तो r1 स्क्वायर बोल लेंगे, एक को क्या कहेंगे r2 स्क्वायर। सोल्व करके आर की 2 वैल्यूज आएंगी, एक को r1 स्क्वायर और एक r2 स्क्वायर। तो उनकी जो प्रोडक्ट निकालोगे तो वो क्या बनेगी, प्लस माइनस और प्लस, दैट इज a4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1। समझ आ गई ना, ये आ गई। और r1 इंटू r2 की वैल्यूज निकालो, जैसे यहां से आर स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएंगी, एक को r1 स्क्वायर बोल दिया और एक को r2 स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे लिखते थे ना सम ऑफ द रूट के लिए, तो इसका साइन नेगेटिव लेके इससे डिवाइड करते थे, प्रोडक्ट के लिए लास्ट के ऑप्शन को इससे डिवाइड करते थे, रूट्स ऑफ इक्वेशन में पढ़ते थे आप। तो यहाँ r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर इक्वल टू दिस r1 r2 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो जो एब्सिडल डिस्टेंस है वो r1 और r2 है, तो ये आ गई उनकी प्रोडक्ट। और एक एब्सिडल डिस्टेंस तो a है ही, क्योंकि एक एब्सिडल डिस्टेंस क्या होती थी, डिस्टेंस ऑफ एफ से फ्रॉम सेंटर, तो 1 इज गिवन टू एस, क्या है वो a। तो यहाँ r1 की जगह पे a पुट कर दो, a यहाँ रिप्लेस करोगे तो r2 की वैल्यू क्या बन के आएगी बोलिए, a डिवाइडेड बाई रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज अदर एब्सिडल डिस्टेंस, दिस इज अदर एब्सिडल डिस्टेंस। एक एब्सिडल डिस्टेंस तो आई गई, तो जो सेकंड एब्सिडल डिस्टेंस है वो निकाल दिया आपने, दैट इज r2 इक्वल टू
ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एन स्क्वेयर माइनस 1। समझ आ गया ना? ये R1 की जगह ये ले लेंगे तो R2 आ जाएगा। तो यही प्रूव करवाना था कि एक एब्सोल्यूट डिस्टेंस ही हो। ठीक है ना? ये अदर एक एब्सोल्यूट डिस्टेंस आ गई है। फिर आगे ये कह रहा है कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो पाथ एक सर्कल बनेगा। n की जगह वैल्यू 1 ले लो और इसमें ले जाके पुट कर देना और फिर उसे इंटीग्रेट वगैरह करके देख लेना, तो r इक्वल टू ए कोस थीटा बनेगा। और r इक्वल टू ए कोस थीटा ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ये सर्कल की इक्वेशन है, पीछे आपने क्वेश्चन में यूज भी किया था, और विद पेपर में ना भी ध्यान हो तो आपको पता तो है ही, तो या उसका ग्राफ बना के देख लेना। डायरेक्ट लिखना यहाँ तो कह दिया ना उसने सर्कल है, तो दिस रिप्रेजेंट्स ए सर्कल, r इक्वल टू ए कोस थीटा। क्लियर है? समझ आ गया ना? 10 क्वेश्चन। अब इसके बाद 11 क्वेश्चन कर रखा है आपके नोट्स में, 12, 13, 14 पे डू योर सेल्फ लिखा हो, मीन्स वो सिंपल है। तो 14 तक के क्वेश्चन तो आपके हो ही जाएंगे। 21 क्वेश्चन है, 5-6 और बचे हैं। वैसे 1 या 2 क्वेश्चन और करवाने की जरूरत है, मैक्सिमम आप अपने आप कर लोगे। तो इन्हें करके देखना क्या कॉमन अप्रोच क्या एफसी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये देखना उस एफसी की सेंटर से डिस्टेंस क्या है, उसे स्मॉल आर कह देंगे। उसके बाद वेलोसिटी को पहचानना। वेलोसिटी कई बार तो डायरेक्ट गिवन होगी या वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी इस टाइप की बातें देगा, उनसे वेलोसिटी निकल जाएगी। फिर क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट की लेंगे, 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी वगैरह आएगी, कंपेरिजन करवाओगे, एच स्क्वायर और सी निकलेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग छोटा मोटा काम और करना पड़ सकता है। ठीक है।